दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। हम लोग सुनते और पढ़ते रहते हैं कि भारत में शासन की संसदीय व्यवस्था प्रचलित है। संसदीय व्यवस्था क्या होती है? तो वर्तमान में पूरे विश्व में जो दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, एक है संसदीय व्यवस्था और एक है अध्यक्षीय शासन। भारत में संसदीय व्यवस्था है जिसे हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, और अमेरिका में वर्तमान में अध्यक्षीय शासन है, वो उसका एक मॉडल है। दोनों में फ़र्क क्या है? तो जब राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति हो तो उसे हम कहते हैं कि शासन की अध्यक्षीय व्यवस्था है। और जब सरकार का प्रमुख और राज्य का प्रमुख दो अलग व्यक्ति हों तो उसे हम कहेंगे कि यह संसदीय व्यवस्था है। भारत में वही है। भारत में शासन का जो सरकार का प्रमुख है वह मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व जो है करता है प्राइम मिनिस्टर। और जो राज्य का प्रमुख है, जो राष्ट्र का प्रमुख है, वो राष्ट्रपति है। अब हमने अनुच्छेद 53 में पढ़ा हुआ है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, और उसके साथ में हमने जो अनुच्छेद 74 भी देखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपने समस्त कार्यों का निर्वहन जो है एक मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका हुई और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका हुआ। मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। अब बात ये आती है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। जनता तो मंत्री लोगों को वोट देती नहीं है। जनता ने तो वोट दिया है अपने सांसदों को। सांसदों ने अपने बीच में से कुछ लोगों को आगे करके मंत्री बनाया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो 543 लोग तो सरकार चलाएंगे नहीं। 543 लोगों ने अपने में से कुछ लोगों को आगे किया हुआ है कि आप हमारी तरफ से सरकार को चलाइए, और सरकार में आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, आप कितना कर रहे हैं, यह आप समय समय पर हमें बताते रहिए। इसका मतलब कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वे कार्यपालिका के भी सदस्य हैं, और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वह विधायिका के भी सदस्य हैं। बिना विधायिका का सदस्य हुए मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं हुआ जा सकता। ये अलग बात है कि कोई व्यक्ति विधायिका का सदस्य ना हो लेकिन वह मंत्री बन जाए, लेकिन उसके साथ यह भी एक बाध्यता है कि 6 महीने के भीतर उसे विधायिका का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे वह लोकसभा का सदस्य बन जाए, चाहे वह राज्यसभा का सदस्य बन जाए। अब मंत्रिपरिषद का जो मंत्री होगा, मंत्री वह अपने विभाग का हेड होता है, मुखिया होता है, और उसकी सहायता के लिए नौकरशाह होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं। सिविल सर्वेंट वह मंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। अब बात देखिए यहाँ पे ये है कि मंत्री विधायिका का सदस्य है, और विधायिका का सदस्य हर 5 वर्ष बाद जनता के बीच में जाता है और वोट की मांग करता है, समर्थन मांगता है। समर्थन मिलता है तो आगे वह कंटिन्यू करेगा, और समर्थन अगर नहीं मिलेगा, जनता नकार देगी, तो आगे कंटिन्यू वो नहीं करेगा। लेकिन सिविल सर्वेंट के सामने ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसका मतलब कि वास्तविक कार्यपालिका भी दो प्रकार की हुई, एक अस्थाई कार्यपालिका और एक अस्थाई कार्यपालिका। मंत्री जी जो हैं वे अस्थाई कार्यपालिका हैं। वास्तविक तो हैं लेकिन वास्तविक में भी अस्थाई कार्यपालिका हैं, और जो सिविल सर्वेंट है वह अस्थाई कार्यपालिका है। क्लियर? मंत्रिपरिषद अस्थाई कार्यपालिका, सिविल सर्वेंट अस्थाई कार्यपालिका, लेकिन दोनों कुल मिला के वास्तविक कार्यपालिका के भाग हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सिविल सर्वेंट अपने विभाग के मंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं, और मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी है,
और विधायिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो जनता के प्रति, क्योंकि 5 साल बाद तक वोट मांगने उन्हीं को जाना पड़ेगा। मंत्री जी ने तो वोट मांगा नहीं था, जनता ने मंत्री जी का चुनाव तो किया नहीं है। सिविल सर्वेंट, लोक सेवक तो जनता के बीच में वोट मांगने गया नहीं था। इसका मतलब कि यहाँ पे एक चेन बन रही है, इस चेन को समझिए ध्यान से। सिविल सर्वेंट मंत्री के प्रति उत्तरदायी, मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी और विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी, जिसने उसे चुन के भेजा है। इसे हम उत्तरदायित्व की तिहरी श्रृंखला कहते हैं। उत्तरदायित्व की तिहरी श्रृंखला कहते हैं। यह शब्द इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत सरकार बनाम दिल्ली राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द का प्रयोग किया, इसकी चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अल्टीमेट जो ताकत है वो तो जनता है। जनता ने जिसे निर्वाचित करके भेजा है, महत्वपूर्ण तो वही है। तो इस शब्द और इस शब्द की व्याख्या, इसको आप लोग एक बार ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और अपने उत्तर लेखन में इस शब्द का प्रयोग, इसकी व्याख्या को शामिल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो पाएगा और आशा है कि आपको यह वीडियो जो है समझ में आया होगा, यह व्याख्या आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार। कल किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।